अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है सितंबर 4। तो शुरू करते हैं अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास आई है ये कल भी न्यूज़ में था, आज भी है, एक रिवाइज़ हो जाएगा। क्वेश्चन आर के ऊपर बात है। न्यूज़ में ये कहा गया है कि 60% ऑफ क्वेश्चन आर लॉस्ट हो गया है। और कौन से टाइम की ये बात की गई है? 2015 से 2019 के बीच में 60% का लॉस हुआ है क्वेश्चन आर का। और ये बहुत ही एक गलत चीज़ है, एक मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज क्वेश्चन आर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे मुद्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसकी थोड़ा न्यूज़ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे राइटिंग में हेल्प कर सकता है। 2015 से 2019 के बीच में राज्यसभा के 332 सिटिंग हुई। तो 332 सिटिंग मीन्स एक जो क्वेश्चन आर होता है वो 1 घंटे का होता है। इट मीन्स 332 आर मिले थे क्वेश्चन के लिए, बट उसमें से सिर्फ 133 आवर्स एंड 17 मिनट्स ही यूज़ हुए हैं। तो ये एक काफ़ी छोटा अमाउंट है। अप्रॉक्स 60% जो क्वेश्चन आ रहा है वो लॉस्ट हो गया है। और ये किस वजह से? बस डिस्ट्रप्शन की वजह से। तो ये चीज़ गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आर की। देखिए, पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है उसका जो पहला आर होता है वो स्लॉट होता है क्वेश्चन आर के लिए, फर्स्ट आर हमेशा। दूसरी चीज़ 0 आर है। 0 आर क्या होता है? जैसे ही क्वेश्चन आर ख़त्म होता है उसके बाद 0 आर स्टार्ट हो जाता है। तो बस आप 0 आर को इस तरीके से याद रख लीजिए कि क्वेश्चन आर के बाद 0 आर स्टार्ट हो जाता है। 0 आर कब तक चल सकता है? जब तक एजेंडा ऑफ द डे चल रहा है, जब तक मतलब बात हो रही है आज के एजेंडा पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आर जो है वो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंबर्स से मिनिस्टर्स को, यानी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आंसरिंग अथॉरिटी होते हैं, वो आंसर करते हैं मेंबर्स के क्वेश्चन का। 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस मीन्स जिन पे स्टार्ड लगा होता है, एक एस्ट्रिक्स लगा होता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो स्टार्ड क्वेश्चंस हैं एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये ओरली आंसर किए जाते हैं, ओरली आंसर किए जाते हैं। एंड जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं ये किए जाते हैं रिटन में आंसर। तो जो क्वेश्चन रिटन में आंसर किया जाएगा उसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बिकॉज एक क्वेश्चन पूछा, अब वो रिटन में आंसर करेंगे। जो ओरली आंसर किए जा सकते हैं उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं उनके लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस पहले देना होता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो रही बात 3 क्वेश्चंस की। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट मेंबर से पूछे जाते हैं, जैसे कि बिल से रिगार्डिंग, या फिर जो प्राइवेट मेंबर है उससे कुछ संबंधित चीज़ों के बारे में पूछना। 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए कुछ प्राइवेट मेंबर से, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग कलर के पेपर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ग्रीन जो पेपर है वो यूज़ किया जाता है स्टार्ड क्वेश्चन के लिए, वाइट पेपर यूज़ किया जाता है अनस्टार्ड के लिए, लाइट पिंक शॉर्ट नोटिस के लिए, एंड येलो कलर प्राइवेट मेंबर्स के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली ध्यान रखिए। पहला आर होता है क्वेश्चन आर, 0 आर जस्ट उसके बाद होता है, और जो टाइम गैप होता है क्वेश्चन आर एंड एजेंडा के बीच में उसे भी 0 आर कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, जनरल रावत जो कि हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बात की है क्वाड मेंबर्स को से। अब किस चीज़ में बात की है थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, उनका ये कहना है कि जो क्वाड मेंबर्स हैं वो एक ऐसा सिस्टम इंश्योर करें कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस हो इंडियन ओशन एंड उसके आसपास के इलाकों में। तो ये इनका काफ़ी अच्छी बात है। अब हमको बस न्यूज़ में से ये चीज़ देखनी है कि क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वाड ग्रुपिंग है उसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने कहा है जो इंडिया USA है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसकी एक मीटिंग थी उसमें इन्होंने ये चीज़ बात रखी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो इंडियन ओशन है उसके आसपास अगर एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहाँ पे क्या चीज़ होगी, 2 चीज़ें इन्होंने इंपॉर्टेंट कही हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन FON एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशन FONO। इसकी बात इन्होंने की है इंडियन ओशन एंड उसके चारों उसके आसपास के एरिया में। नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है, ये बैंक से कुछ रिलेटेड है। NPA की बात हुई है। NPA क्या होता है? NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
कि डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको तो वो एसेट्स होते हैं जिनका जो पेमेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल का पेमेंट हो चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट हो, वो 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका होता है और पेमेंट नहीं हुई होती है। देखिए ये तो आप सबको को पता होगा कि जब लोन लिया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरेस्ट चुकता होता है एंड देन प्रिंसिपल अमाउंट चुकता होता है। इंटरेस्ट मतलब जो लोन पे हमने इंटरेस्ट देना है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स हमने लिया, जैसे 20 लाख हमने लिया, उस पर इंटरेस्ट अगर हमें 10 लाख पड़ा तो 20 लाख प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी और 10 लाख इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी टोटल हमें 30 लाख रुपए वापस करना है। तो जो एनपीए होता है वो ये चीज़ होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें ना तो इंटरेस्ट पेड हुआ हो एंड ना ही प्रिंसिपल अमाउंट पेड हुई हो 90 दिन तक, यानी 90 दिन का टाइम गुजर चुका है और कुछ भी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो जो अमाउंट है, वो एसेट है, वो कंसीडर किया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर। अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी 3 टाइप से डिवाइड है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ये तीनों एसेट डिपेंड हैं, ये टाइम ड्यूरेशन पे बेसिकली डिपेंड होते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में उनको डाला जाता है जो कि 12 महीने या उससे कम तक एनपीए की कैटेगरी में हो। इट मीन्स जो पेमेंट है इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल की 12 महीने या उससे कम तक नहीं दी गई है। एनपीए तो 90 दिन है, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में 12 महीने से कम में आ जाएगा। डाउटफुल जो एसेट है वो उस एसेट की कैटेगरी में डाउटफुल एसेट को डाल दिया जाता है जब 12 महीने का टाइम गुजर चुका हो, मीन्स यानी 1 साल हो गया और कोई भी पेमेंट नहीं की गई है पार्टी द्वारा। ठीक है। लॉस एसेट क्या होता है? लॉस एसेट को आप ये समझ लीजिए, सिंपली भाषा में इसे अनकलेक्टेबल एसेट भी कहा जाता है, कि अब ये चीज़ कलेक्ट नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें टाइम पीरियड होता है वो 36 महीने का होता है। इट मीन्स 36 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका होता है और कोई भी पेमेंट नहीं हुई होती है, तो उसको लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। एनपीए की 3 कैटेगरीज हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं कि लॉस एसेट में कितना टाइम पीरियड होता है, डाउटफुल एसेट में कितना एंड सब स्टैंडर्ड एसेट में कितना। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग आसाम राइफल्स। आसाम राइफल का नेम आया तो इसको थोड़ा जान लेते हैं। इसका एक्चुअली बेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है आइजवाल से और जोका स्वांग में शिफ्ट हो रहा है, जो 15 किलोमीटर दूर है। तो अभी बस बात चल रही है उस पर। तो हम आसाम राइफल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। सबसे पहली चीज़ तो ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, जिसका जो फाउंडेशन है वो ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था 1835 में, और ब्रिटिश ने आसाम राइफल की मदद से वॉर्स भी जीते हैं। उस टाइम पे इसे कैचर लेवी कहा जाता था एंड 1835 के टाइम पे ये फाउंड हुई थी। तो आप सन याद रख लीजिए, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री याद लिख लीजिए, कौन सी है? आसाम राइफल है। उसके बाद से 1835 के बाद से काफ़ी सारे नेम चेंज हुए आसाम राइफल के, जैसे आसाम फ्रंटियर पुलिस बना, आसाम मिलिट्री पुलिस बना एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम मिलिट्री पुलिस बना, और फाइनली 1917 में आसाम राइफल इसका नेम बना, जो कि अभी तक आसाम राइफल ही है नेम। इम्पॉर्टेंट चीज़ और कुछ ट्रिकी यहाँ पे ये है कि आसाम राइफल जो है वो आती तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। इट मीन्स जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF, उसके अंदर आती है। CAPF को भी कौन देखता है? होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। तो आती तो इसके अंदर है, लेकिन जो कंट्रोल है वो आर्मी का है। इट मीन्स जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे वो आर्मी के अपॉइंट होते हैं। यहाँ तक कि जो डायरेक्टर जनरल है आसाम राइफल के, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवान जी हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी में, मतलब पोजीशन उनकी वो है, एंड वो डायरेक्टर जनरल है आसाम राइफल्स के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कंट्रोल करती है आर्मी, बट ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो सकता है कि आसाम राइफल क्या किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? डिफेंस के अंदर नहीं आती है, बस आप ये ध्यान रखिए। इकलौती ये ऐसी फोर्स है, ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको आर्मी कंट्रोल करती है, बट ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। 2002 से आसाम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर को कवर कर रही है वन बॉर्डर वन फोर्स के अंतर्गत। वन बॉर्डर वन फोर्स के अंतर्गत जैसे ITBP कवर कर रही है इंडो चाइना को, वैसे ही आसाम राइफल कवर कर रही है इंडो म्यांमार को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडो म्यांमार पे है, नॉर्थ ईस्टर्न फोर्स है ये। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, एक फोक डांस की बात हुई है। पुलिकली कहाँ पे का है?
केरला का है और ये एक फोक डांस है। तो ये चीज़, पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि पुलिकली एक फोक डांस है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए इस फोक डांस में क्या होता है कि टाइगर की कॉस्ट्यूम पहन के, टाइगर का मास्क लगा के डांस किया जाता है, इंटरटेन किया जाता है लोगों को। और कौन से फेस्टिवल के ओकेजन में? ओनम में। बेसिकली ये ओनम में मनाया जाता है। और ओनम क्या है? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ओनम एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल काफ़ी और भी है इंडिया में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हरेला, ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है हरेला। ये बताइए आप कौन से स्टेट में मनाया जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दूसरा, मतलब एक छोटा ही है, हरेला एंड हरेली दोनों के दोनों हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये आप बताइए कि हरेला कहाँ पे मनाया जाता है एंड हरेली कहाँ पे मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओनम एक एनुअली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है, मोस्टली केरला में मनाया जाता है। पुलिकली इंडियन फोक डांस है जो कि ओनम के ओकेजन में किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ, यहाँ पे यूएस ओपन आजकल चल रहा है तो हम थोड़ा स्पोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टेनिस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे हैं यूपीएससी के सीएपीएफ में, सीडीएस में, इनमें आ जाता है टेनिस का, क्योंकि टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स की बात होती है और वो थोड़ा एक फिक्स चीज़ है, वो कब ऑर्गेनाइज होते हैं, कहाँ पे खेले जाते हैं, तो क्वेश्चन रेज हो जाता है। टेनिस में बस इतना जान लेते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में खेले जाते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये मेजर टूर्नामेंट होते हैं, बाकी तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। और इनका जो होने का टाइम है और जहाँ पे खेले जाते हैं वो चीज़ फिक्स है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले साल के स्टार्टिंग में हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद मई टू जून में फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो आप ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। यूएस ओपन तो अब आजकल जैसे चल रहा है सितंबर में, तो यू से आप ये याद रख सकते हैं कि यू सबसे लास्ट में आ रहा है, AFWU। तो आप बस इसको याद रख लीजिए, यूएस ओपन सबसे लास्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ए है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का ए याद रख लीजिए कि ए पहला कैरेक्टर है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। विंबलडन जून जुलाई में एंड फ्रेंच ओपन मई जून में। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो ये कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, एंड वैसे ही जो यूएस ओपन है वो भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, लेकिन इनके दोनों के हार्ड कोर्ट के जो मटेरियल होते हैं वो अलग होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम नहीं होते हैं मटेरियल, बट इतना डिटेल में नहीं क्वेश्चन आएगा, बस ये आएगा कि हार्ड कोर्ट में कौन सा खेला जाता है। ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्रेंच ओपन रेड क्ले में खेला जाता है एंड विंबलडन ग्रास में खेला जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, हरी घास में विंबलडन खेला जाता है, फ्रेंच ओपन रेड क्ले में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज फिर से एक न्यूज़ में आया है, प्रशांत भूषण जी ने कुछ बयान दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात तो कर ही लेंगे हम, रिवाइज भी हो जाएगा। आर्टिकल याद रखने हैं बस हमें कि कौन सा आर्टिकल कौन से कोर्ट को दिया गया है। तो आर्टिकल 29 में बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो पनिश कर सकता है अपने कंटेम्प्ट के लिए। आर्टिकल 29 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है एंड आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 215 में हाई कोर्ट एंड 129 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। 2 टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब तक आपको याद हो गया होगा, हमने काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस कर ली है। देखिए जो सिविल कंटेम्प्ट है वो एक विलिंगफुल डिसओबीडियंस होता है, मीन्स कोर्ट ने किसी के लिए कोई डिसीजन लिया और जो वो पर्सन है वो उसको डिसओबीडियंस कर रहा है, मतलब उसको अवमानना ना कर रहा है, उसको मान नहीं रहा है जजमेंट को, तो वो एक सिविल कंटेम्प्ट में आएगा। बट एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होगा जब आप किसी पब्लिकेशन के थ्रू कोर्ट के खिलाफ कुछ बोले, कोर्ट के पर्सन्स यानी जज, वर्किंग जज के खिलाफ कुछ बोले या उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई सवाल उठाए, तो वो चीज़ होगी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बस ध्यान रखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट में पब्लिकेशन होता है। तो ये जो प्रशांत भूषण जी पे केस था वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है, बिकॉज इन्होंने कुछ ट्वीट्स करे थे और ट्वीट्स एक काइंड ऑफ पब्लिकेशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, रशिया जो है वो अपनी कुछ ड्रिल्स करने वाला था मेडिटेरियन सी में, बट अब वो नहीं कर रहा है, बिकॉज पता है आजकल न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि मेडिटेरियन के पास में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, और किसका, ग्रीस एंड टर्की का। ठीक है, तो वहाँ पे चल रहा है, उस वजह से रशिया ने वो एक्सरसाइज होल्ड कर दी है जो नेवल एक्सरसाइज करने वाला था। अच्छा, परसों हमने न्यूज़ में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि रशिया एंड इंडिया एक एक्सरसाइज मिल के करेंगे,
उसका नेम क्या था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आप बता देता हूँ। इंदिरा 2020 के नेम से है वो, इंदिरा 2020। एंड कहाँ पे होगी? अंडमान एंड निकोबार में होगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में होगी, अंडमान एंड निकोबार के पास में। ठीक है, तो ये इंडिया एंड रशिया इसको कर रहा है, इंडिया एंड रशिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी जो काउकास 220 हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। एंड देन इंडिया ने फिर कहा कि हम रशिया के साथ मिलकर इंदिरा 2020 हेल्ड करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। मेडिटेरियन सी की इसमें बात है तो हम मैप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन सी से मैं हर बार बताता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, इस तरफ वाला है, ये टर्की इजिप्ट वाला, यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री टच करती है, कौन सी नहीं करती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिए। इसमें बस जॉर्डन जो है वो टच नहीं करती है मेडिटेरियन सी को, इसकी बाउंड्री टच नहीं करती है। इजराइल की करती है, लेबनान करती है, सीरिया करती है, टर्की करती है, साइप्रस करती है, इजिप्ट करती है, बट इधर से जॉर्डन नहीं करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, गैस लीक की ये बात है, और इसमें क्या चीज़ है कि एक स्पेशल रैपोर्टर है, मतलब एक काइंड ऑफ एक ग्रुप है जो कि एक स्पेशल रिपोर्ट निकालते हैं यूनाइटेड नेशन का। एंड उस रिपोर्ट ने क्या किया, इस ग्रुप ने क्या किया है कि इन्वायरमेंट, जो अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 नोटिस निकला था इंडिया का, उसके लिए कुछ बातें बोली है कि कुछ इसमें क्लॉज दिया है। तो बस ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं देखना है, इतना नहीं आएगा। बस हमें ये देखना है कि एक चीज़ इसमें ये हुआ था, जो गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम में, उसका भी जिक्र है। उन्होंने कहा है कि ये भी, उसने आर्ग्यूमेंट, जो ये रिपोर्ट है इसमें भी आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि यहाँ पे भी पार्टिकुलरली जो ये सीरियस गैस लीक था, ये भी एक मेजर इशू है, इंडिया में काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो चीज़ें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। हम गैस लीक की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गैस लीक्स जो हमें पता होनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है, बट देखिए स्टाइरलिन गैस लीक कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में अभी हुई थी, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में 2020 में। स्टाइरलिन की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एक मोनोमर है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं करेगा यूपीएससी, ये तो 100% आप लिख लीजिए। हाँ, हो सकता है कोई छोटे छोटे एग्ज़ाम में आ जाए कि अभी विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, तो फिर स्टायरीन पता होना चाहिए एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और 2014 में एक भिलाई स्टील प्लांट में एक गैस लीक हुई थी, वो मीथेन थी। तो भिलाई वाले को ज़्यादातर इंक्लूड नहीं किया जाता है, कम लोगों को पता होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये भी एक मेजर गैस लीक था 2014 में, मीथेन गैस इसमें लीक हुई थी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो। एंड अगर आपको डिस्कशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम थोड़ा और मोटिवेट हो एंड जल्द से जल्द एंड अच्छे से अच्छे न्यूज़ आपके लिए तैयार कर सकें। आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्राइब करने से हम लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग नई नई फिर और चीज़ें सोचने लगते हैं कि और कैसे करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और फ्री में सारी चीज़ देंगे, कोई नोट्स भी अगर प्रोवाइड करेंगे सब फ्री देंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी। और बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए नोट्स भी हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी फ्री में देंगे। अगर कोई कोर्स स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे, तो वो भी हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बिकॉज जो अफोर्ड कर सकता है वो इतना इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग एक काइंड ऑफ फ्री ग्रुप चला रहे हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जितना है हम उतना खुद से कर रहे हैं। तो आपसे कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।